हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास का टॉपिक्स करेंगे और टॉपिक का नाम होगा जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व भाई, ठीक है। सेकंड चैप्टर का ये सेकंड टॉपिक है। पहला टॉपिक हम कर चुके हैं, जनसंख्या वितरण पढ़ चुके हैं। अब जनसंख्या घनत्व को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जनसंख्या घनत्व जो होता है वो होता क्या है। तो जनसंख्या घनत्व होता है किसी भी क्षेत्र के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं ना, उस क्षेत्र का उन लोगों की संख्या, यानी कि किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या और उसका कुल क्षेत्रफल के बीच में जो अनुपात होता है ना, जो अनुपात का जो संबंध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो फिर बात समझ में आ गई होगी। मैं रिपीट करता हूँ, किसी भी क्षेत्र के अंदर रहने वाले कुल लोगों की संख्या या लोगों की कुल जनसंख्या तथा वहाँ पर रहने वाले उस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल के बीच के आनुपातिक संबंध को, जो आनुपातिक जो संबंध बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं भाई, ठीक है। हमें किसी भी क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व का पता होना चाहिए ताकि हम ये बता सके कि उस क्षेत्र के अंदर कितने लोग वहां पर रह रहे हैं, ठीक है। अब आगे शुरू करते हैं। आगे कहता है कि जनसंख्या घनत्व जो होता है वो कितने प्रकार से निकाला जाता है। तो जनसंख्या घनत्व निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व पहला हो गया गणितीय घनत्व भाई। अब इसके अंदर कहता है गणितीय घनत्व को किस प्रकार निकाला जाता है। इसमें भी यही है, सेम है। कहता है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर जो वहाँ की जो जनसंख्या होती है, जो कुल जनसंख्या होती है और उसका जो कुल क्षेत्रफल होता है, उसको हम गणितीय घनत्व कहते हैं, ठीक है। किसी भी क्षेत्र के अंदर वहाँ की जो जनसंख्या होती है और उस वहाँ का जो क्षेत्रफल होता है, उसके अनुपात को हम गणितीय घनत्व कहते हैं। अब मान लीजिए किसी भी क्षेत्र के अंदर, मान लीजिए एक क्षेत्र है और यहाँ पर रहते हैं 1000 व्यक्ति रह रहे हैं और इसका जो क्षेत्रफल हो गया वो है 100 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इसका गणितीय घनत्व किस प्रकार निकलेगा? 1000/100, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर क्या है, इस एरिया के अंदर 10 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हैं। इससे हमें वहां पर ये पता चलता है कि लोग जो है कितनी अधिक संख्या में वहां पर रह रहे हैं, जनसंख्या कितनी अधिक मात्रा में वहां पर रह रही है। अब उसके बाद दूसरा आता है, दूसरा है अपना कायिक घनत्व। कायिक घनत्व में क्या होता है? वहां पर जनसंख्या तो होती ही है, कुल जनसंख्या बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्षेत्रफल की जगह पर लिया जाता है कुल कृषि भूमि। कुल कृषि भूमि, इनके बीच के अनुपात को है ना कायिक घनत्व कहते हैं। कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि भूमि जो होती है, उसके अनुपातिक संबंध को हम क्या बोलेंगे? कायिक घनत्व बोलते हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग क्यों है? देखिए, गणितीय घनत्व ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि क्या होता है, किसी भी देश का जो क्षेत्रफल होता है वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए जितने भी ये जनसंख्याविद होते हैं वो क्या करते हैं? गणितीय घनत्व का ये प्रयोग करते हैं। जैसे हमें पता है भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और जनसंख्या का पता है हमें 1,21,01,93,422 व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। तो आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहता है कि गणितीय घनत्व के अंदर है ना किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। इसके अंदर कुल क्षेत्रफल को शामिल कर लिया। कुल क्षेत्रफल में क्या क्या आ गया? इसमें पर्वत भी शामिल है, इसमें वन भी आ गए हैं, इसमें दलदली क्षेत्र भी शामिल कर लिए गए हैं। जहां पर व्यक्ति रहते ही नहीं है, जहां बर्फ गिरी हुई है वो उस क्षेत्र भी इसमें शामिल है। तो कहता है जहां पर व्यक्ति रहता ही नहीं है उस क्षेत्रफल को फिर इसके अंदर शामिल क्यों किया जाए, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर कहता है कि कायिक घनत्व का महत्व होना चाहिए। और कायिक घनत्व में हम किसको लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ जो कृषि भूमि है। इसका मतलब क्या है कि जनसंख्या जो है, जो कृषि भूमि होगी तो उसके आसपास जनसंख्या अधिक मिलेगी या सघन मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए कायिक घनत्व का प्रयोग होता है, लेकिन ज्यादातर प्रयोग गणितीय घनत्व का होता है क्योंकि हमें आसानी से क्षेत्रफल का पता चल जाता है। इसमें
क्षेत्रफल का पता नहीं चलता। जैसे अगर कुल कृषि योग्य भूमि निकाले हम भारत की, तो वो बनती है 14.26 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये बनती है भाई हमारा जो क्षेत्रफल है अगर कुल कृषि योग्य भूमि निकाले। और इसका फिर ये हमारी है ही 1,91,422 व्यक्ति भारत में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ये व्यक्ति हैं इसमें, तो इसको हम निकाल सकते हैं, इस प्रकार निकाला जाएगा। लेकिन इसमें भी क्या है, इसमें जो है इसके अंदर दोष क्या है, इसके अंदर गैर कृषि भूमि को शामिल नहीं किया जाता। जहां पर भवन बने हैं, जहां पर मनुष्य रह रहा है, जहां पर दुकानें हैं या कोई उद्योग लगा हुआ है, उस भूमि को इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम की दृष्टि से 5 नंबर में आता है भाई, ये बड़ा प्रश्न आता है। यहां पर कहता है आगे, हमने एक जनसंख्या वितरण पढ़ा था, एक जनसंख्या घनत्व है, तो यहां पर हमारा प्रश्न आगे बनेगा कि जनसंख्या घनत्व और उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भाई, यानी कि ऐसे कौन से कारक हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो जनसंख्या को या तो अपनी ओर आकर्षित करते हैं या जहां वहां पर जनसंख्या मिलती ही नहीं है। तो उन फैक्टरों के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ेंगे। पहले आता है अपना भौतिक कारक या भौगोलिक कारक भाई, यानी कि फिजिकल फैक्टर जो है उनके बारे में जानेंगे पहले, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और इसमें सबसे पहले आता है फिजिकल फैक्टर के अंदर जल की उपलब्धता। देखिए आप लोगों को पता है हवा और पानी दोनों के दोनों जीने के लिए सबसे आवश्यक है, बेसिक नीड है ये दोनों के दोनों। और कहता है कि जहां पर जल अधिक मात्रा में होगा ना, वहां पर क्या होगा, पीने की सुविधा, नहाने की सुविधा, या हमें दूसरा काम करना है कोई भी घर के अंदर, तो उसके अंदर पानी की जो जरूरत होती है उसके लिए पानी उपलब्ध हो जाता है। खेती करनी है तो सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाता है। तो सारे कार्य किससे होते हैं, जल से होते हैं। तो जहां पर जल आसानी से और मीठा जल अगर हमें प्राप्त होगा, तो वहां पर क्या होगा भाई, वहां पर जनसंख्या है वो सघन मिलेगी। और इसीलिए मैदानी भागों के अंदर जो नदी घाटियों के साथ में होते हैं, वहां पर जनसंख्या सघन होती है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो भौतिक कारक के अंदर दूसरा देखिए भाई, और दूसरे में आता है धरातल, या हम बात करें तो वो है भू आकृति। धरातल और भू आकृति का मतलब क्या हो गया कि हमारे धरातल का रूप कैसा है, वो पर्वत है, वो पठार है, या वो मैदानी भाग है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जनसंख्या जो है, देखिए पर्वतों पर अधिक नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर दैनिक जीवन के लिए जो सुविधाएं होती हैं वो नहीं मिलती है, कृषि योग्य भूमि नहीं मिलती है, सड़क की सुविधाएं, परिवहन की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो इसी कारण क्या है, ना तो पर्वतों पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, ना पठारों पर। जनसंख्या कहां पर मिलेगी, मैदानों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कृषि योग्य भूमि है, लंबा वर्धन काल है, सिंचाई की सुविधाएं मिलती हैं, और दूसरी जो सुविधाएं, शिक्षा की सुविधा, वो सारी की सारी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा सकती हैं। तो इसीलिए धरातल जो है वो भी जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करता है। अब तीसरा पढ़ते हैं भौगोलिक कारक के अंदर, और तीसरा आता है जलवायु। जलवायु का संबंध यहां पर क्या है, या तो विषम जलवायु होगी यानी कि कठोर, या फिर सम जलवायु होगी। अगर कठोर जलवायु होगी, मान लीजिए टेम्परेचर जो है वो अगर अधिक है, ठीक है, अगर वो अधिक टेम्परेचर है यानी कि बर्फीले क्षेत्र हैं, तो वहां पर कौन मनुष्य जाकर के रहना पसंद करेगा। ठीक है, तो वहां पर जनसंख्या क्या होगी, कम होगी। अगर जलवायु सम है, ना तो सर्दियों में अधिक सर्दी होती है, ना गर्मियों में अधिक गर्मी होती है, तो वहां पर जनसंख्या जो है वो सघन पाई जाती है। ठीक है, आसान सा टॉपिक है, अगर आप ध्यान से सुनते रहें तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद मृदा की बात करते हैं भाई। देखिए मृदा जो होती है वो डायरेक्ट हमारे किसी प्रभाव में नहीं है। ये नहीं है कि हम मिट्टी उठाएंगे और खाना शुरू कर देंगे, ठीक है, फिर तो लोग कहेंगे कि मिट्टी खा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मृदा का संबंध हमारे यहाँ क्या है, हमें मृदा से फसल प्राप्त होती है। ठीक है, और इसमें मृदा का संबंध क्या कैसे बनेगा, जितनी अधिक उपजाऊ मिट्टी उतनी ही अधिक पैदावार होनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब यहां पर क्या निकला कि जहां पर उपजाऊ मिट्टी होती है वहां पर जनसंख्या सघन पाई जाती है, और जहां पर बंजर भूमि होगी वहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है। ठीक है ना भाई।
आ गया समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर पांचवा है भौतिक कारक के अंदर पढ़ रहे हैं हम। पांचवा भौतिक कारक के अंदर पांचवा क्या है हमारा? वो है वनस्पति। वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे। और ये कहता है भाई कि देखिए, अगर हम बात करें जहां पर वन अधिक मात्रा में है, ठीक है, सघन वनों का जाल पाया जाता है, तो वहां पर जनसंख्या क्या होती है? कम होती है, क्योंकि वहां पर रहना दूभर हो जाता है। और खास करके कौन से वन? ऐसे वन जो आर्थिक उपयोग में भी सहायक नहीं है। कहता वे वन जो होते हैं वो वहां पर जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं। लेकिन कहता है कि अगर इनके मुकाबले कुछ वन ऐसे हैं जिनका आर्थिक उपयोग हो रहा है, तो कहता है वहां पर फिर भी जनसंख्या मिल सकती है। नहीं तो वनों के अंदर जीवन बिताना मुश्किल होता है। ठीक है, ये हो गया अपना भौतिक कारक। इसके अंदर हमने जल, धरातल, जलवायु, मृदा और वनस्पति 5 कारक पढ़े हैं। अब हम इसके अंदर पढ़ते हैं हमारा अगला, और अगला क्या है? आर्थिक कारक। भाई आर्थिक कारक के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अंदर सबसे पहले आता है आर्थिक कारक में, और वो है खनिज। भाई ठीक है ना? और खनिज के अंदर क्या है? जहां पर खनिज पाए जाएंगे वहां पर क्या होगा? वहां पर खनन का कार्य होगा। खनन का कार्य हो रहा है तो साथ में खनिजों के उद्योग लगने शुरू हो जाएंगे। और जहां पर खनन का कार्य के लिए क्या चाहिए? श्रमिक चाहिए। उद्योगों में काम करने के लिए क्या चाहिए? श्रमिक चाहिए। और वो श्रमिक क्या करते हैं? वहां पर काम करते करते एक बहुत बड़ी बस्ती का निर्माण करते हैं, यानी कि वहां पर जनसंख्या जो होती है वो सघन हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा? अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा अपना नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब हो गया नगरों का विकास होना। जहां पर नगरों का विकास अधिक होगा वहां पर जनसंख्या अधिक होगी। नगरों के अंदर जनसंख्या जो है वो अधिक पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुविधाएं ना चाहता हो। शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, सड़क की सुविधा, परिवहन की सुविधा लगा लीजिए, सारे के सारे इसके अंदर। बाकी दूसरी जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब यही चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, रोजगार मिले। तो वो क्या करता है? वो नगरों की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। और नगरों के अंदर जहां पर नगर होगा या नगरीकरण अधिक होगा वहां पर सघन जनसंख्या पाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा पढ़ते हैं हम, और तीसरा है अपना औद्योगिक विकास। देखिए, औद्योगिक विकास का संबंध भी यही से है। जहां पर उद्योगों का जितना अधिक विकास होगा वहां पर औद्योगिक नगर बसने शुरू हो जाते हैं। क्यों बसने शुरू हो जाते हैं? क्योंकि काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं वो वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार मिलता है, लोगों को सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण वहां पर जनसंख्या जो है वो सघन पाई जाती है। ठीक है, अब उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं, और नंबर 4 है अपना भाई परिवहन। देखिए भाई, बिना परिवहन के ना तो औद्योगिक विकास किया जा सकता है, ना नगरों का विकास हो सकता है, और ना ही किसी देश का विकास हो सकता है। तो जिन क्षेत्रों के अंदर परिवहन की सुविधाएं हैं वहां पर लोग आकर्षित होंगे। अगर किसी को शिक्षा चाहिए, दूसरे क्षेत्र में जाकर के पढ़ना है, कॉलेज जाना है, तो उससे भी परिवहन के साधनों की जरूरत होती है। जिससे हॉस्पिटल में अपने ट्रीटमेंट के लिए जाना है, उससे भी परिवहन के साधनों की जरूरत होती है। जिसको कहीं दूसरी जगह पर रोजगार के लिए जाना है, उसे भी परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। तो जहां पर जितने अधिक परिवहन के साधन होंगे वहां पर जनसंख्या उतनी ही अधिक सघन मिलेगी। और जहां पर ये नहीं है ना, उसके विपरीत में हम क्या लिख देंगे कि वहां पर जनसंख्या विरल होगी। विरल यानी कि बहुत कम हो सकती है। ठीक है, ना के बराबर। उसके बाद आगे शुरू करते हैं अपना तीसरा। देखो भाई, इसके अंदर तीसरे में आता है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, इसमें देखेंगे पहला है सोशियो कल्चर फैक्टर हो गया अपना ये। और इसमें पहला आता है भाई विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है कि किसी भी मजबूरी से किसी क्षेत्र को छोड़ देना, विस्थापित कर देना। ठीक है, भारत के अंदर जब भारत का बंटवारा हुआ था 1947 में, तो पाकिस्तान से कुछ लोग विस्थापित होकर के भारत आए थे, और भारत से विस्थापित होकर के लोग पाकिस्तान चले गए थे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आतंकवाद के कारण अगर व्यक्ति वहां से जा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? वो वहां से विस्थापित हो रहे हैं। उसके उसी प्रकार यूरोपीय कंट्रीज के अंदर जब यहूदियों को निकाला गया था भारी मात्रा में, तो यहूदी वहां से छोड़ करके इजराइल के अंदर चले गए थे। ठीक है, इजराइल के अंदर जब फिलिस्तीनियों को परेशान किया गया,
तब वो वहां से उन क्षेत्रों को छोड़ करके चले गए। तो ये क्या है, ये किसी भी एक जन समूह का बड़ी मात्रा में विस्थापित होना है किसी भी कारण से। सामाजिक कारण भी हो सकता है, लड़ाई, दंगे, आतंकवाद, या फिर कोई राजनीतिक दंगे हो रहे हो बार बार, उसके कारण क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अपना स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, यानी कि अपने क्षेत्र से विस्थापित हो जाना। ठीक है भाई। और इसके अंदर दूसरा आता है भाई श्रम का प्रवास। श्रम का प्रवास होता है कि अपने कार्य के लिए किसी भी एक व्यक्ति का दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। मान लीजिए ये ए स्थान है, ये बी स्थान है, इस ए स्थान से काम करने कहा जा रहा है, बी स्थान पर जा रहा है, और क्या होता है, परमानेंट निवासी यहीं का बन जाए। ठीक है, और यहाँ पर अधिक हो जाए, और यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, जनसंख्या कम हो जाएगी। तो ये सघन जनसंख्या, ठीक है, तो ये भी क्या करता है, जनसंख्या को प्रभावित करता है। अब इसमें नंबर 4 आता है भाई भौतिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक के बाद हमारा नंबर 4 है, और वो है राजनीतिक कारक। ठीक है, और ये राजनीतिक कारक आप लोगों को पता ही होगा। अगर किसी देश के अंदर अच्छी नीतियां हैं तो उस देश के अंदर जनसंख्या जो होती है वो आसानी से और सकुशल एक स्थान पर रहती है। और कई बार तो होता है कि किसी देश के अंदर अगर जनसंख्या कम होती जा रही है तो वो देश भी क्या करता है, उस क्षेत्र को बसाने के लिए कुछ अलग से नीतियां तैयार करता है। जैसे रूस ने किया था, रूस ने क्या किया, साइबेरिया जो ठंडा क्षेत्र है वहां पर उस क्षेत्र को बसाने के लिए कुछ प्रमुख नीतियां लागू की, लोगों को पुरस्कार और मेडल देना शुरू किया था, ताकि वो क्षेत्र भी क्या हो जाए, निर्जन क्षेत्र से वहां पर जनसंख्या रहनी शुरू हो जाए। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो जनसंख्या कम है और क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण वो भी क्या करता है, वो भी भारत जैसे देशों के लिए अपनी शिक्षा की सुविधाएं खोल रहा है। ठीक है, तो ये थे अपने जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रश्न ऐसे ही बनता है कि जनसंख्या घनत्व की परिभाषा दीजिए। जनसंख्या घनत्व और वितरण, जनसंख्या घनत्व का आ गया तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक या फिर वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, इस प्रकार पूछा जाता है। और एक पूरा का पूरा प्रश्न एक बड़ा बनता है जो 5 नंबर में है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।